स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की तैयारी चल रही है और उसमें हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है जीएफ एंड एआर। उसी का आज हमारा चौथा चैप्टर है कि जो राजकीय धन होता है, जो गवर्नमेंट फंड होता है, उसे प्राप्त कैसे किया जाता है, उसकी कस्टडी यानी उसकी अभिरक्षा कैसे की जाती है और कैसे उसे ट्रेजरी में जमा कराया जाता है। तो चलिए सर, आज भी अपन 10 MCQ देखेंगे। क्वेश्चन 81, क्योंकि ये हमारा 8th वीडियो है इस सीरीज़ का, तो इनफैक्ट 9th वीडियो। कहता है सामान्यतः प्रत्येक प्रकरण में किस सीमा तक सरकारी राशि कार्यालय में नकद प्राप्त की जा सकती है। अब आप देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कब सिंपल है, जब आपका ये पड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट रिसिप्ट ले रहे हैं, जो पैसे गवर्नमेंट को लेने थे वो अगर आप ले रहे हैं और कैश में ले रहे हैं, तो कितनी राशि तक का अमाउंट आप कैश में ले सकते हैं। सिंपली 500 रुपये का नियम है, 500 रुपये तक की राशि कैश में प्राप्त की जा सकती है। यानी इससे बड़ी रिसिप्ट को अदर देन कैश, कैश के अलावा जो अन्य तरीके होंगे उनसे प्राप्त किया जाएगा। चलिए देखते हैं, इसका संबंधित हिंट देख लेते हैं। सरकारी धनराशियों की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा और ऐसी धनराशि का कोषागार में भुगतान, इसका सामान्य नियम क्या कहता है। नियम 42 कहता है कि सरकारी लेखे में प्राप्य सरकारी बकाया, दैट इज जो पैसा गवर्नमेंट ड्यू चल रहा है या ऐसी कोई राशि जो गवर्नमेंट को मिलनी है, वो कार्यालय में या कहाँ जमा करा सकते हैं। कार्यालय में जमा हो सकती है, कोषागार में जमा हो सकती है, अथवा बैंक में हो सकती है। यानी जो हमें पैसे देने आया है वो हमारे ऑफिस में आ सकता है, बैंक में, या हमारी ट्रेजरी में पैसे जमा करा सकता है। किस फॉर्म में जमा कराएगा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ई पेमेंट के रूप में या नकद के रूप में। लेकिन यदि कार्यालय में नकद राशि, अब देखो यहाँ पे वर्ड है कार्यालय में नकद राशि, इसका मतलब यह है कि अगर कोई पैसा गवर्नमेंट को मिलना है, वो बंदा बैंक में जमा कराने गया है, तो वहाँ कैश की कोई अपर लिमिट नहीं है। ट्रेजरी में जमा कराने गया है, वहाँ कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर वो ऑफिस में कैश जमा कराने आया है तो प्रत्येक मामले में 500 रुपये। अब ऐसा भी मतलब नहीं है कि पूरे दिन में हम 500 रुपये ले सकते हैं, नहीं। पहले व्यक्ति से 500, 499, दैट इज कुछ भी। दूसरे व्यक्ति से ऐसे हो सकता है कि हमारा दिन भर में कलेक्शन 500 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति से एक समय में अपन 500 रुपये से अधिक राशि कैश में नहीं ले सकते। और अगर आपको कोई बड़ी राशि से आपको प्राधिकृत कर दिया गया हो, आपको ऑथराइज कर दिया गया हो, तो अलग बात है। अदरवाइज जनरल लिमिट 500 रुपये की है। तो ये नियम संख्या 42 है। वो कुछ भी पूछ सकता है, आप तैयार रहिएगा, ठीक है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ड्यूज और अदर मनी रिसीवेबल ऑन गवर्नमेंट अकाउंट shall be accepted in the form of check, bank draft, banker's check, postal order, money order, e-payment, or in cash in the office or at the treasury or at the bank. In case of cash being received in the office, it will not exceed 500 को एक्सीड नहीं करेगा। इसका मतलब 500 तक हो सकता है। कई बार वो यहाँ तक भी फंसा देते हैं, मतलब बहुत ध्यान से, क्योंकि रूल है ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ने। 500 रुपये तक, तो यानी 499 भी चलेगा, 500 भी चलेगा, 500 को एक्सीड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी राशि के अकाउंट पे ही चेक से प्राप्त होने पर भुगतान की अंतिम रसीद दी जाएगी। अब आप सोचो, आप रिसिप्ट देने का काम आपको है, आपका है। कोई बंदा आया, उसने आपको पैसे लेने थे, आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आपको उससे पैसा लेना था। उस बंदे ने आपको अकाउंट पे ही चेक दिया, यानी पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो भी संस्था का बैंक अकाउंट होता है उसमें पैसा क्रेडिट होगा। तो अब आप उसको जो फाइनल रिसिप्ट है, अब यहाँ पे वर्ड देखिए, फाइनल रिसिप्ट है, वो कब दे दोगे, जैसे ही चेक मिलेगा? नहीं, चेक का भुगतान हो जाने पर या चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर। सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले हमें चेक रिसीव होता है, फिर चेक हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जिसको चेक को जमा कराना है या बैंक में प्रस्तुत करना बोलेंगे, और उसके बाद वो पैसा हमारे खाते में क्रेडिट होगा। तो आपको जो फाइनल रिसिप्ट देनी है, अंतिम रसीद, आपको बैंक में चेक का भुगतान हो जाने पर ही देनी है। जब आपके अकाउंट में एंट्री का अमाउंट प्रॉपर क्रेडिट हो जाए, एंट्री दिखाई देने लग जाए, जिसको बोलते हैं हम अमाउंट बोलने लग जाए, तो फिर आपको देनी है, ठीक है। ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में नहीं देनी है। अब आप सोचेंगे सर जब वो चेक देने आएगा तो फिर उसको कुछ तो देना पड़ेगा, वो अभी आपको हिंट में मिलेगा देखने को। तो नियम 44 इस बारे में क्या कहता है, ठीक है। अपने क्रम से नियम चल रहे हैं, ठीक है, और ये अपना चौथा चैप्टर आ चुका है, तो लगभग अपन 44वें नियम पे पहुंच गए हैं। चेकों द्वारा सरकारी बकाया की प्राप्ति, तथापि जब तक किसी चेक का समाशोधन ना हो जाए तब तक सरकार यह स्वीकार नहीं कर सकती कि भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। अब आप देखो, अगर हम गवर्नमेंट का कोई ड्यू कलेक्ट कर रहे हैं,
तो खुद गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि तब तक आप, यानी गवर्नमेंट यानी जो ऑफिस के बंदे, जो विभागीय कर्मचारी काम करेंगे, उनको क्लियर कहा है आप क्रेडिट तब तक नहीं दे सकते जब तक उस चेक की क्लियरेंस यानी इसका समाशोधन नहीं हो जाए। इसलिए जब भी कोई चेक प्रस्तुत किया जाएगा तो उसको कोई अंतिम रसीद नहीं दी जाएगी। अभी मैं बताऊंगा उसको टेम्पररी रसीद कैसे देंगे, लेकिन आप उसको फाइनल रिसिप्ट की अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड वो आप नहीं दे सकते। देखो इसमें और पढ़ते हैं, अंटिल, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, या हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंटिल हाउएवर अ चेक हैज़ बीन क्लियर्ड द गवर्नमेंट कैन नॉट एडमिट दैट पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि पेमेंट कलेक्ट कर लिया गया है। एंड कॉन्सिक्वेंशली फाइनल रिसिप्ट शैल नॉट बी ग्रांटेड व्हेन अ चेक इज टेंडर्ड। तो जब वो कोई हमें चेक लाके देता है, प्रस्तुत करता है, टेंडर करता है, तब हम उसे फाइनल रिसिप्ट नहीं देंगे। अब आगे थोड़ी देर में एक और क्वेश्चन आएगा। 83rd कहता है सरकारी राशि के चेक, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक प्राप्त होने पर उनको भुगतान प्राप्त किए जाने की तिथि क्या मानी जाएगी। अब ये भी थोड़ा टेक्निकल है। देखो फाइनल रिसिप्ट में तो आपने कह दिया कि जब चेक क्लियर होगा तब वापस होगा, लेकिन जो डेट ऑफ रिसिप्ट होता है ना वो चेक मिलने की तारीख को माना जाता है, ठीक है। मतलब हम उसे पहले फाइनल रिसिप्ट बाद में देंगे। अगर अपन एक सीक्वेंस बनाए, मान लीजिए कि किसी आदमी ने हमें 15 जुलाई को चेक दिया, 16 जुलाई को अपन ने उसे बैंक में भेजा और 18 जुलाई को वो क्रेडिट हो गया, तो फाइनल रिसिप्ट तो 18 जुलाई या उसके बाद दी जाएगी। लेकिन भुगतान प्राप्त करने की तिथि क्या मानेंगे, वो एक बार के लिए 15 जुलाई होगा इस कहानी के हिसाब से। जनरली क्या होता है आपने देखा होगा कि हम ना जब भी हमें चेक से मिलता है पेमेंट तो हम रसीद पे लिख देते हैं इफ़ पेमेंट इज रिसीव्ड थ्रू चेक इट विल बी सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। दैट इज अगर आप हमें चेक से पेमेंट दे रहे हैं तो ये रियलाइजेशन होने पे माना जाएगा। तो कहने का मतलब है प्राप्ति की तिथि भले ही आप उसे 15 जुलाई मान लीजिए, फाइनल रिसिप्ट आप उसे बाद में देंगे। तो मैं कंफ्यूज नहीं करता आपको, वापस सुन लेते हैं कि अगर आपको चेक मिलता है या बैंक ड्राफ्ट मिलता है या बैंकर्स चेक मिलता है, यानी किसी बैंक के हाथ से बनाया हुआ चेक मिलता है, तो आप भुगतान प्राप्त किए जाने की तिथि कौन सी मानेंगे। पहला है चेक, ये तीनों वर्ड बार बार चलेंगे तो मैं तीनों नहीं पढ़ता, एक पढ़ लेता। चेक अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्राप्त करने की तिथि, काफ़ी सही है। चेक का भुगतान प्राप्त होने पर उन्हें प्राधिकृत संग्रहकर्ता अधिकारी को सौंपने के दिन अथवा बैंक को ऐसे चेक सौंपने की तारीख। अब आप देखो यहाँ पे देखो चेक लिखा हुआ है, लेकिन भुगतान प्राप्त होने पर, यानी जो भी संग्रह करता है, ऑब्वियस सी बात है कोई अथोराइज बंदे हमने बिठा रखा होगा, जिस दिन अथोराइज्ड बंदे को उसने चेक सौंपा वो वाला दिन हम ले लेंगे। लेकिन ऐसा हम कब लेंगे, अगर वो चेक आगे जाके क्लियर हो जाता है तो, या अगर उसने हमें नहीं दिया, उसने बैंक में अगर ऐसा चेक सौंपा है तो चेक सौंपने की तिथि। तो मोटे तौर पे जब सामने वाले ने हमें या हमारे बैंक को चेक संभला दिया और आगे जाके वो क्लियर हो गया, तो जिस दिन उसने चेक संभलाया वो तिथि मानी जाएगी प्राप्ति की तिथि, ठीक है। ये इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर 15 जुलाई किसी चीज़ की लास्ट डेट हो, मान लीजिए 15 जुलाई किसी चीज़ की लास्ट डेट हो और चेक क्लियर हुआ 18 जुलाई, और आप कल को उसको बोल दें कि भाई आपको 15 जुलाई को जमा कराना था और आपने 18 जुलाई को जमा कराया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, 3 दिन का पेनल्टी देना पड़ेगा। नहीं, प्राप्त आपको चेक मिल गया था, भले वो 2-3 दिन में बाद क्लियर हुआ, अगर वो आगे जाके क्लियर हो गया था इसका मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट कर लिया गया था। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि प्राप्ति की तिथि जिस दिन उसने चेक हैंडओवर किया आपको या आपके बैंक को, उसे ही डेट ऑफ रिसिप्ट माना जाएगा, तो ये आपको डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने बता दिया आपको। अच्छा, ये कुछ नियम है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर ये नियम आप पढ़ लीजिए तीनों। चेकों द्वारा सरकारी बकाया की प्राप्ति, जब तक किसी चेक का समाशोधन नहीं हो जाए, ये हमने पढ़ लिया है कि जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाए तब तक आप फाइनल रिसिप्ट उसे नहीं दोगे। लेकिन मैं एक बताने वाला था कि पहली बार प्रपत्र GA 52 में एक रसीद केवल चेक प्राप्त करने के लिए दी जाएगी, लेकिन इस तरीके से भुगतान करने वाला व्यक्ति यदि ऐसा चाहे तो चेक के समाशोधन हो जाने के बाद एक औपचारिक रसीद उसके पते पर भेज दी जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति है वो आपको चेक दे रहा है, आपने कहा फाइनल रिसिप्ट तो हम नहीं देंगे, आप जाइए, तो उसने कहा नहीं चेक तो मैं, मुझे कुछ रसीद तो दो, तो आप उसको GA 52 में आप एक उसको टेम्परेरी रसीद दे दो
और उसके बाद वो बोले कि है ना सर फिर वो फाइनल रिसिप्ट तो है नहीं, ये तो आप मुझे टेम्परेरी दे रहे हो। तो हमने कहा आप जाओ, आपको फाइनल रिसिप्ट हम आपके पोस्टल एड्रेस पे भेज देंगे, जो आपका पता है उस पर हम आपको भेज देंगे। एक और बात है, जो भी इस जैसे हम चेक से पेमेंट लेते हैं, तो अगर कोई कलेक्शन चार्जेस वगैरह होंगे तो वो जो हमें चेक दे रहा है उससे वसूल किए जाएंगे। यानी अगर हम सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अभी जब आप GF&R पढ़ रहे हैं तो आप खुद को सरकारी विभाग, खुद को सरकारी दामाद मानिए। आप मोटी सी चेयर पे फैल के बैठे हैं, सामने वाला कोई चेक ला रहा है, और अगर कोई कलेक्शन चार्जेस वगैरह का मैटर है, अगर बैंक ने डायरेक्ट किया है कि भाई कलेक्शन चार्जेस बनेंगे, तो वो जिसने आपको चेक प्रस्तुत किया है उसी से आप वसूल करेंगे, ठीक है। और बैंक जो बार बार शब्द आ रहा है, बैंक से तात्पर्य वही जो लोकल बैंक है, और लोकल बैंक वही जिसमें आपकी ट्रेजरी ऑपरेट करती है, तो वो पहले से ही तय होता है, ठीक है। और ये सारे नियम इंग्लिश में भी हैं, सो आप देख सकते हैं। इसमें 2 बातें आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी रसीद के लिए फॉर्म संख्या GA52, और बाद में फाइनल रिसिप्ट उसके पते पे भेजी जाएगी। और एक और बात कि कलेक्शन चार्जेस होंगे तो वो प्रेजेंटर जिसने हमें चेक ला के दिया है, ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, कुछ भी ला के दिया है, चार्जेस उसी से वसूल किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद है किसी विभाग द्वारा प्राप्ति रसीद का कोई अन्य विशेष प्रारूप निर्धारित नहीं होने पर सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने की रसीद किस प्रपत्र में दी जाएगी। जैसे हमने कहा था कि विभागों के ऊपर विभागीय उपनियम लागू होते हैं, विभागीय विनियम लागू होते हैं। अगर किसी विभाग के लिए कोई परफॉर्मा सेट किया गया है तो वेल एंड गुड, फिर तो अच्छी बात है। अगर किसी विभाग के लिए कोई परफॉर्मा सेट नहीं किया गया है तो आपको जो रिसिप्ट देनी है उसका प्रारूप GA55 वाला प्रारूप देना है। और एक्चुअली फॉर्मों में भी 2 सीरीज चल रही है, जो एक प्रेजेंट सीरीज चल रही है और एक नया GA चल रहा है, तो GA55 या नया GA13। तो अभी आई थिंक जब तक एग्ज़ाम होगा तो ये अभी ये पुरानी वाली GA सीरीज़ और नई वाली GA सीरीज़ आपको ये साथ साथ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो क्या समझे अपन ने, किसी विभाग द्वारा अगर उस डिपार्टमेंट का अपना कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, तो जैसे ही वो रसीद प्राप्त करेंगे तो आपको GA55 यूज़ करना है। आपको 55 और 56 याद कर लेना है। शिक्षा विभाग के लिए अभी आएगा वैसे क्वेश्चन, शिक्षा विभाग के लिए है 56, आपके लिए है 55, समथिंग याद कर लो, 55-56 में दी जाती है रसीदें, ठीक है। रसीद का दिया हुआ है फॉर्मेट, ओके। और उसका नया है 13 और 14। रसीद बुकों का प्रारूप, मशीन से संख्यांकित रसीद बुकें प्रारूप GA55 तथा प्रारूप GA56 राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त की जाएंगी। तो जो भी हमारी गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस है, गवर्नमेंट की प्रेस है, वहाँ से रसीद बुकें मिलेंगी, ठीक है। और उसके ऊपर प्री नंबर्ड होगा, मशीन से पहले से नंबरिंग डली हुई होगी। और GA55 और GA56 है, जो शिक्षा विभाग है वो GA56 यूज़ करेगा, ठीक है। और जो बाकी विभाग हैं वो GA55 यूज़ करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी राशि प्राप्त करने की रसीद सामान्यतः किस प्रपत्र में दी जाएगी। तो जो बच्चों से हम एडमिशन फ़ीस, TC लेते हैं, उस तरह की फ़ीस होती है, तो GA56 हम जो उसको रसीद देंगे उसका प्रारूप GA56 में गिवन है, नया GA14, ठीक है सर। चलिए और देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ, जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है, उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं, जैसे हमें पता है कि
हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए। अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप में मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें, तो जैसे मैंने भी बताया कि बाकी सारे डिपार्टमेंट के लिए जो फॉर्मेट है वो है GA 55, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फॉर्मेट है वो है GA 56। और आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए उनके जो विभागीय नियम है उसमें कोई फॉर्मेट सेट नहीं किया गया है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ करना है। तो ये आपको वर्ड याद करना है, मानक प्रपत्र काम में लिया जाएगा कि सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा मानक प्रपत्र काम में लिया जाएगा जब तक किसी तरह का विशेष प्रारूप अगर आपके लिए सेट नहीं किया गया है तो यू विल बी यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है, ये जस्ट इसलिए कि कुछ भी MCQ बन सकता है और मैं नहीं चाहता कुछ भी रह जाए। सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने की रसीद पर सामान्यतः हस्ताक्षर होंगे। अब आप देखिए, अगर कोई आपको पैसे देने आया, इस पूरे टॉपिक में हम पैसे को लेने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई हमें चेक दे के गया, कैश दे के गया, आप उसको रसीद देंगे तो रसीद पे साइन कौन करेगा? तो हेड ऑफ ऑफिस करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने हेड ऑफ ऑफिस लिख किया और फटाफट ए लिख दिया, इतनी जल्दी मत कीजिए। हेड ऑफ ऑफिस उस रसीद पे साइन कर सकता है, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी वो भी कर सकता है। अब आप देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, रसीद पे साइन कौन कर रहा है? या तो हेड ऑफ ऑफिस खुद, या वो जिसे असाइन करेगा वो गजेटेड ऑफिसर, ये लोग रसीद पे साइन करेंगे। हालांकि मैं अभी आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा कि कुछ मामलों में कुछ अराजपत्रित अधिकारी भी साइन कर सकते हैं, उनको भी अपन देखेंगे। लेकिन जनरली रूल ये है कि हेड ऑफ ऑफिस साइन करेंगे, या हेड ऑफ ऑफिस ने जिसको काम असाइन किया है वो गजेटेड ऑफिसर रसीद को साइन करेगा। इसलिए आंसर होगा दोनों में से कोई भी। लेकिन ये ऑप्शन गलत है कि कार्यालय के किसी भी कर्मचारी, यानी ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनमें से कोई भी उठा के रसीद पे साइन करके दे देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी दो लोग चलेंगे, आइदर ऑफ द टू, इन दोनों में से कोई भी। तो अब इसका नियम क्या है? नियम 46 कहता है भुगतानकर्ता को रसीद देना, कि सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला। देखो, ये मैं समझा दिया है पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इन शब्दों को पढ़ें। आप मुझसे बेहतर पढ़ सकते हैं और मीनिंग तो अपन ने निकाल ही लिया है, फिर भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। जनरली मैं रीडिंग नहीं करता स्लाइड्स की, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। केवल नियम समझ मत लीजिए, नियम समझने के बाद उसके बाद उस लैंग्वेज को पढ़ लीजिए जब तक वो अच्छे से जहन में नहीं उतर जाता। सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी, भुगतानकर्ता जो पेयर है, उसे एक रसीद देगा। रसीद पर कार्यालय अध्यक्ष या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये नियम है, नियम 46, इसीलिए अपन ने पढ़ा। वह अधिकारी, अब देखो इसके बाद ये पॉइंट है, अगर आप नहीं स्लाइड पढ़ेंगे तो ये चूक जाते। वह अधिकारी रसीद पर हस्ताक्षर करते समय तथा प्रतिपूर्ण पर लघु हस्ताक्षर करते समय इससे अपना समाधान करेगा कि राशि का रोकड़ पुस्तक में उचित रूप से इंदराज कर लिया गया है। अब वो अधिकारी जिसने साइन किया है ना, रिसिप्ट पे तो साइन करेगा, और जो उसका काउंटर फॉइल होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कोई रसीद होती है, एक रसीद का मेन पार्ट होता है, ये वाला जो मेन पार्ट है, और ये वाला जो है ये काउंटर फॉइल है।
तो इस पे तो वो पूरे साइन करेगा और इस पे वो अपने शॉर्ट हस्ताक्षर जो इनिशियल्स होते हैं वो करेगा। उसके बाद न केवल वो रसीद उसको देगा, उसकी फोटोकॉपी तो अपने पास रह जाएगी, कार्बन लगी हुई कॉपी तो अपने पास रह जाएगी। बाद में हमको ये सुनिश्चित भी करना है कि ये राशि कैश बुक के अंदर जमा हो जाए। दैट इज केवल रसीद भर देने से नहीं है, मेन उसको फिर कैश बुक में पहुंचाना भी है। ठीक है, तो ये सारा काम वो सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अराजपत्रित अधिकारी, अराजपत्रित कर्मचारी भुगतानकर्ता को दी जाने वाली रसीद पर जनरली हस्ताक्षर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो अराजपत्रित कर्मचारी है और वो रसीद पे साइन नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सुन लीजिए, जो खजांची कैशियर होते हैं क्या वो साइन कर सकते हैं? मैं कहता हूँ हाँ वो कर सकते हैं। जो कार्यालय अधीक्षक यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं वो साइन कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम कर रहा है वो रसीद पे साइन कर सकते हैं, हाँ से कर सकते हैं। कनिष्ठ लिपिक यानी जो जूनियर क्लर्क होता है वो साइन नहीं कर सकता। तो जो जूनियर क्लर्क होता है वो, ये चारों ही लोग एक तरह से अराजपत्रित हैं। ठीक है, ये चारों लोग अराजपत्रित हैं, लेकिन इसमें जनरली जूनियर क्लर्क जो होगा वो रिसिप्ट पे साइन नहीं कर सकता, बाकी तीनों साइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक लिस्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आप लिस्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहता है उपयुक्त नियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी निम्नलिखित श्रेणी के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी भी भुगतानकर्ता को दी जाने वाली रसीद पे साइन कर सकेंगे। थोड़ी देर पहले तो हमें समझ में आया कि हेड ऑफ ऑफिस साइन करेंगे या वो जिस गजेटेड ऑफिसर को असाइन करेंगे वो साइन करेंगे। इसके अलावा अब ये जो लिस्ट आ रही है ना, ये सारे लोग, अब जो लिस्ट आ रही है वो अराजपत्रित है, लेकिन ये लोग भी रिसिप्ट पे साइन कर सकते हैं। कौन कौन है? एक ऐसा कैशियर जिसने पर्याप्त प्रतिभूति दे दी हो, एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा ये तीनों तो अभी नाम आए थे, ये तीनों ऑप्शन में थे, आपने देखा होगा। अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, नायब तहसीलदार या सिंचाई राजस्व उपनिवेशन विभाग में समान पद के अधिशासी अधिकारी। तो ये लोग नायब तहसीलदार और ये जो तीनों डिपार्टमेंट बताए गए हैं इनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रिसिप्ट पे साइन कर सकते हैं। SI जो उप निरीक्षक होते हैं, है ना, वो भी साइन कर सकते हैं। और इसके बाद है सब इंस्पेक्टर यानी SI, न्यायालयों के जो नाजिर होते हैं वो भी साइन कर सकते हैं। जो आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षक हैं या जो भंडार गृहों के प्रभारी आबकारी निरीक्षक हैं या चौकी के जो सेल टैक्स निरीक्षक हैं वो भी साइन कर सकते हैं। सर्किट हाउस को देखने वाले जो सर्किट हाउस इंचार्ज हैं वो भी साइन कर सकते हैं। न्यायालय का रीडर जिसने प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी हो, तो अब क्वेश्चन बनाने वाला ऐसा ही बना सकता है कि किन किन को प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जैसे खजांची को होती है, रीडर होती है, मतलब एक तरह से उनको बॉन्ड भर के देना होता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न होने पर उपकोषागार में जमा कराए गए भू राजस्व संग्रह के बारे में TRA, तो TRA भी रिसिप्ट दे सकता है अगर उस समय तहसीलदार या नायब तहसीलदार नहीं है तो। इसके अलावा है खान फॉरमैन, वन विभाग का नाकेदार, पटवारी उसके द्वारा संग्रह की गई भू राजस्व की प्राप्तियों के लिए तहसीलदार के दौरे पर जाने पर उसकी अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार या तहसील द्वारा प्राधिकार कोई भी अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी, तथापि शर्त यह है कि उसकी अनुपस्थिति में ऐसी रसीद जारी करने की तहसीलदार स्वयं उचित जांच करेगा। आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर इतने नाम को हमें याद थोड़े होंगे। सर सुने हुए रहते हैं तो टिक जाते हैं, MCQ में काम ही होता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है कि सबके नाम लिखने हैं, तो अगर आपके सुने हुए होंगे तो डेफिनेट दिमाग में टिक जाएगा, आते ही आपको याद होगा हाँ यार सुना हुआ लग रहा है। तो अगर तहसीलदार दौरे पे गया हुआ है तो नायब तहसीलदार कर देगा, या तहसीलदार किसी को काम सौंप के गया है तो वो रसीद दे देगा, लेकिन शर्त ये डाली कि जैसे ही वो दौरे से लौटेंगे तहसीलदार साहब वो खुद इसकी जांच करेंगे। और देवस्थान विभाग, देवस्थान मैंने बताया था जो मंदिरों वगैरह की देखभाल करता है, धार्मिक स्थलों की देखभाल करता है, उनके मैनेजर भी रिसिप्ट दे सकते हैं। इन सब के नाम इंग्लिश में पढ़ लीजिए। कैशियर जिसने एडिक्वेट यानी पर्याप्त सिक्योरिटी जमा करा दी है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, नायब तहसीलदार और एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इक्वल एंड रैंक इन इरीगेशन, रेवेन्यू, कॉलोनलाइजेशन डिपार्टमेंट, SI सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, नाजिर ऑफ कोर्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ वेयर हाउस एंड सेल टैक्स इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ एन आउटपोस्ट, सर्किट हाउस इंचार्ज, कोर्ट रीडर हु हैज फर्निश्ड सिक्योरिटी, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, ठीक है, और माइंस फॉरमैन, फॉरेस्ट नाकेदार, पटवारीज, नायब तहसीलदार अगर टूर पे गया हो तो, मैनेजर ऑफ द देवस्थान डिपार्टमेंट। ये सारे के सारे अराजपत्रित कर्मचारी हैं, लेकिन ये आराम से रसीद दे सकते हैं, रसीद पे साइन कर सकते हैं। अब यह है कि सरकारी राशि प्राप्त की मूल रसीद खो जाने पर डुप्लीकेट रसीद प्राप्त करने की विधि है। आम बोलचाल में जैसे मैंने इस क्वेश्चन को जब तक नहीं पढ़ा था तो मैं ये सोचता था कि ठीक है, अगर कोई बंदा हमें पैसे दे के गया, हमने उसे रसीद दे दी, बाद में उसने कहा सर रसीद खो गई तो शायद मैं उसे डुप्लीकेट रसीद दे दूंगा,
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ऑप्शन है ये कह रहा है डुप्लीकेट रसीद प्राप्त करने की विधि है। तो ए ऑप्शन में लिखा है कि मूल रसीद खो जाने की सूचना रसीद देने वाले अधिकारी को देकर डुप्लीकेट रसीद प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मूल रसीद खो जाने का शपथ पत्र रसीद देने वाले अधिकारी को दूसरी रसीद देने का निवेदन करने में। अब ये कह रहा है कि नहीं, आप ना एक एफिडेविट दे दो कि साहब मूल रसीद खो गई है और प्लीज़ मुझे आप दूसरी रसीद दे दो, नहीं दे सकते। डुप्लीकेट रसीद जारी नहीं की जाएगी, केवल भुगतान का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। अगर किसी ने हमें पैसे दिए थे, हमने उसको रसीद दे दी थी, अब वो कह रहा है रसीद खो गई, तो मैंने कहा देखो दोबारा रसीद आपको नहीं मिलेगी। हाँ, हम अगर आपने पेमेंट दिया है तो हम एक सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति से इस तारीख को चेक संख्या या कैश में भुगतान प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, ये हम आपको प्रमाण पत्र दे सकते हैं, वापस से कोई रसीद नहीं दी जाएगी। खजांची को भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, रसीद नहीं मिलेगी। समझ गए? आपको ऐसे चौड़े होकर बोलना है नहीं मिलेगी रसीद, भागो यहाँ से। नियम 47। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी प्राप्त की गई धनराशि के लिए दी गई रसीदों की डुप्लीकेट या उसकी कॉपी इस अभिकथन के आधार पर जारी नहीं करेगा कि मूल प्रति खो गई। तो उसका ये कहना कि साहब वो रसीद खो गई है दूसरी दे दो, वो बात तो चलेगी ही नहीं। अब यदि अब सामने वाला बोले सर मुझे तो चाहिए, यदि ऐसे दस्तावेज की कोई आवश्यकता उत्पन्न हो तो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित फीस का भुगतान करने पर केवल यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि अमुक विनिर्दिष्ट दिन अमुक लेखे में अमुक राशि अमुक व्यक्ति से प्राप्त की गई। देखो मतलब अपन ने क्या लिख के दिया है कि फलाने व्यक्ति से फला दिन पे हमने इतनी राशि प्राप्त की थी, और इसके लिए हो सकता है कि हम कोई फीस भी लेवें और हम केवल सर्टिफिकेट देंगे, डुप्लीकेट रसीद नहीं देंगे। अब एक लास्ट मौका आ रहा है कि अगर कोई ऐसा मामला है जहाँ पे मूल कॉपी के साथ डुप्लीकेट कॉपी दी जानी है तो फिर आप उसको दे सकते हैं। तो भले आप इसको पढ़ लो पूरा, पर तीसरे नियम में ये लिखा है कि अगर कोई ऐसा मामला है जहाँ ओरिजिनल रिसिप्ट के साथ डुप्लीकेट रिसिप्ट भी चाहिए होती है तो फिर आप ये ना नुकरनी करोगे और दे दोगे। तो इस लिखा हुआ क्या है, इस प्रकार की मनाही केवल डुप्लीकेट रसीद इस अभिकथन के आधार पर जारी करने पे है कि मूल प्रति खो गई है। ठीक है, मतलब इसलिए तो ये नियम है, लेकिन यह इन नियमों द्वारा या सरकार के विशेष आदेशों द्वारा प्राधिकृत उन मामलों पर लागू नहीं होती जिनमें डुप्लीकेट रसीद तैयार कर मूल प्रतियों के साथ संलग्न करनी होती है। तो कुछ मामलों में जहां लगती ही है डुप्लीकेट भी, तो वहां डुप्लीकेट आप इश्यू करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। 89, बस 2 ही बचे हैं। कार्यालय के खजांची को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। जो कैशियर है, जो कैश संभालने का कार्य करता है, उसको GA 48 में रोकड़ पुस्तिका का संधारण करना चाहिए। बिल्कुल वो कैश बुक बनाएगा, उसमें वो सारी आवक जावक लिखता है। मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट आदि के रजिस्टर का संधारण, वो एक रजिस्टर भी बनाएगा जिसमें अगर हमें मनी ऑर्डर मिलता है, चेक मिलता है, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक कुछ भी मिलता है तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। उसका फिर GA फॉर्म अलग है। लेन देन होते ही रोकड़ बही में दर्ज करके कार्यालय अध्यक्ष से प्रमाणित करवाना। ठीक है, डिले नहीं करेगा, वो लिखता ही रहता है। मतलब पैसा आता है, रसीद काटते हैं, तुरंत उसको कैश बुक में चढ़ाता ही जाता है और उसके बाद में जो हेड ऑफ ऑफिस है उनसे वो प्रमाणित करता है। तो हमारे ऑफिस के जो बंदे हैं वो पूरे दिन कैश बुक लिखते ही रहते हैं जितने भी सौदे होते हैं, और शाम होते होते वो हमारे जैसे प्रिंसिपल सर है, जैसे मैं बताया कि मैं कॉलेज में हूँ, तो प्रिंसिपल सर से उसको प्रमाणित करवा देता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, तो ये अब एक बात देख लीजिए क्या क्या करना है। निम्नलिखित नियमों का अनुपालन उन समस्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा जिनको नकदी प्राप्त करके उसको संभालना होता है। तो जो कैशियर की ड्यूटी लेके बैठे हैं उनको ये काम करना है। सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रपत्र संख्या GA 48 में एक कैश बुक मेंटेन करेगा और GA 51 में मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट आदि का एक रजिस्टर संधारित करेगा। तो वो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक तरफ तो GA के फॉर्म लिखे होते हैं 48, 51, ठीक है, 55, 56, और सामने वो 4 आपको बता देगा, फिर आपको मिलान करना पड़ेगा। तो 55 हो जाएगा रसीद बुकों का प्रारूप का सभी विभागों के लिए, 56 हो जाएगा रसीद विभाग, रसीदें जो शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती हैं, 48 हो जाता है कैश बुक का प्रारूप, 51 हो जाएगा आपका जो ड्राफ्ट रजिस्टर, मनी ऑर्डर का रजिस्टर है ना। इस तरह से सभी धनराशि, सभी धन संबंधी लेन देन जैसे ही पूरे किए जाएं रोकड़ पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे तथा जांच करने के प्रमाण स्वरूप कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उन्हें अनुप्रमाणित किया जाएगा। तो बाद में उसको वो जांचेंगे, तो हेड ऑफ ऑफिसेज हैं वो जांचेंगे और जांच के उसको अभिप्रमाणित करेंगे। वहाँ पे लिख देंगे समथिंग, वो चेक्ड एंड वेरीफाइड ऐसे लिख देते हैं, वो चेक्ड एंड वेरीफाइड, उस पर तारीख वारीख लगा देते हैं। कभी कभी डेली नहीं भी चेक हो पाता। ठीक है, चलिए उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। रोकड़ पुस्तक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। 4 तथ्य दिए हुए हैं। रोकड़ पुस्तक प्रतिदिन लिखी जाकर बंद की जाएगी, बिल्कुल सही है। कैश बुक आपको रोज की रोज लिखनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर हफ्ते भर की रसीदें हो जाएं इकट्ठी
और फिर आप लिख देंगे नहीं, किसी दिन औचक निरीक्षण हुआ, कैश बुक आपकी इनकम्प्लीट हुई तो भारी अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। तो कैशियर को ये समझ लेना चाहिए कि उसको कैश बुक रोज की रोज लिखनी है। जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट रोकड़ पुस्तक के प्रारंभिक व अंतिम शेष सहित योगों का सत्यापन करेंगे। बिल्कुल आपका ये काम है कि कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस मिलाओ, आवक जावक मिलाओ, फाइनल बैलेंस मिलाओ, ये सब करेंगे। और हेड ऑफ ऑफिस द्वारा प्रतिदिन इसकी जांच की जाएगी, ये भी सही है। उपयुक्त सारे तथ्य सही हैं, ये भी सही है। तो द ही सबसे ज़्यादा सही है। द ऑप्शन ये भी हो सकता था कि इनमें से कोई भी तथ्य सही, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये भी सही होता। तो ये सारे के सारे सही कथन है, सत्य कथन है, सत्य वचन। और एक बार और देख लीजिए आप इसको नियम को। रोकड़ पुस्तिका को प्रतिदिन बंद किया जाकर रसीद शुदा चालानों एवं वाउचरों को देखकर जूनियर अकाउंटेंट एवं कार्यालय अध्यक्ष द्वारा इसकी जांच की जाएगी। तो देखो कैश बुक कैशियर लिखेगा, उसके बाद अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट इसकी जांच करेगा। तो वो क्या करेगा, रसीदों की जो डुप्लीकेट कॉपी है, जो रह गई कॉपी अपने पास कार्बन कॉपी, उससे हम मिलाते जाएंगे, उससे हम कैश बुक के एंट्रीज को मिलाते जाएंगे। और अगर कहीं पे मान लो अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट नहीं है तो फिर हेड ऑफ ऑफिस किसी को नॉमिनेट करेंगे। जैसे बीच में ऐसी स्थिति बनी थी कि हमारे यहाँ डबल नहीं था, तो कैशियर कोई था, तो वो कैश बुक लिखते थे। और जैसे जो हेड ऑफ ऑफिस, जैसे हमारे मामले में प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल सर ने मुझे कह दिया था कि जब तक डबल आते हैं यहाँ पे, तो 2-3 महीने तक ऐसी स्थिति बनी थी कि मैंने कैश बुक चेक की थी। मैं अब कहना ही चाहता हूँ कि अगर अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट नहीं है तो हेड ऑफिस का काम है कि वो किसी को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। और जिस बंदे को नॉमिनेट करेंगे वो कैशियर से अलग होगा, मतलब जिस व्यक्ति ने लिखी उसी को जांच करने का काम नहीं देंगे। तो अंडरस्टूड सी बात है, ये बेसिक बात है कि जिसने लिखी वही कैसे जांच करेगा, जांच के लिए किसी और को वो नॉमिनेट जरूर करेंगे। और जिसको भी वो नॉमिनेट करेंगे, या अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट जो भी अवेलेबल है, वो रोकड़ पुस्तिका का ओपनिंग शेष देखेगा, अंतिम शेष देखेगा, टोटल वोटल को चेक करेगा, उसके बाद उसके ऊपर साइन करेगा, इनिशियल करेगा, ताकि स्पष्ट हो जाए कि हाँ भाई इसकी चेकिंग वेकिंग हो चुकी है। होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। ये वीडियो वैसे आसान था, इसमें रिलेटिवली आसान क्वेश्चन थे एज कम्पेयर टू द लास्ट वीडियोस को देखते रहिए। पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।